नमस्कार। आज हम एक ऐसी सामग्री की गहराई में उतर रहे हैं जो मन, शरीर और हमारी जो वास्तविकता की समझ है ना, उसको सही में चुनौती देती है। ये स्रोत विज्ञान, चेतना और असाधारण जीवन का रहस्य के कुछ अंश है और ये बताते हैं कि हम अपनी सीमाओं से कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल, काफी दिलचस्प विषय है। हाँ, तो इस यात्रा की शुरुआत एक सच कहूं तो हैरान कर देने वाली कहानी से करते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। अच्छा। 1986 की बात है। कैलिफोर्निया में ट्रायथलॉन चल रहा था और उन्हें गाड़ी ने टक्कर मार दी। उनकी रीढ़ की हड्डी 6 जगह से टूट गई। डॉक्टरों ने तो कह दिया कि वही शायद कभी चल नहीं पाएंगे और बचने के लिए रॉड लगवाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ऑपरेशन नहीं करवाया। अरे क्यों? उनका विश्वास था, मतलब बहुत गहरा विश्वास, कि उनके अंदर की जो चेतना है, उनका मन, वो उनके शरीर को ठीक कर सकता है। अच्छा, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है ना? सोचिए, अगले 10 हफ्तों तक उन्होंने रोज घंटों तक सिर्फ अपनी कल्पना में अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से जुड़ते हुए देखा और उसे महसूस किया। सिर्फ कल्पना से? हाँ, सिर्फ कल्पना और भावना से। और नतीजा, बिना किसी सर्जरी के वो पूरी तरह ठीक हो गए और चलने लगे। कमाल है, ये तो अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। और यही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारी क्षमताएं हमारी कल्पना से भी परे हैं? तो आज का हमारा मिशन यही है, इस स्रोत में जो छिपे हुए विचार है ना, उन्हें खोलना। जैसे हमारी अंदरूनी शक्ति, क्वांटम हकीकत का आईना क्या है, विश्वास की क्या ताकत है, ध्यान का विज्ञान क्या कहता है, और कैसे हम अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। चलिए। तो सबसे पहले उस बाधा को समझते हैं जो हमें अक्सर रोके रहती है। जो पहला दरवाजा है वो है अतीत की कैद। अतीत की कैद? वो एक तरह से ऑटो पायलट पे चलता है, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन उसे कंट्रोल करता है। सही। अभी बनता कैसे है? बचपन में, खासकर पहले 7 सालों में, हमारा दिमाग एक स्पंज जैसा होता है। बिना किसी फिल्टर के सब कुछ रिकॉर्ड करता जाता है। माँ बाप की बातें, समाज के नियम, कोई धोखा देखा हो, कोई डर महसूस किया हो, सब कुछ। हाँ, वो कच्चा मन होता है उस समय। बिल्कुल। और ये सिर्फ यादें नहीं रहती, ये हमारे शरीर की केमिस्ट्री बन जाती हैं। अच्छा, कैसे? हर विचार और हर याद एक भावना से जुड़ी होती है ना? हाँ। और हर भावना शरीर में कुछ खास केमिकल्स रिलीज करती है। हाँ, हार्मोन्स वगैरह। हाँ, तो अगर हम बार बार गुस्सा या दुख या डर महसूस करते हैं तो हमारा शरीर इन केमिकल्स का, जैसे कोर्टिसोल का, आदी हो जाता है। मतलब लत लग जाती है उन भावनाओं की। हाँ, एक तरह से। तो जब हम बदलना चाहते हैं, कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं, तो शरीर विरोध करता है। वो उन पुराने जाने पहचाने केमिकल्स की मांग करता है। अच्छा। और हमें वापस उसी भावनात्मक स्थिति में खींच लेता है। मतलब एक तरह से शरीर ही मन बन जाता है, अतीत में जीता रहता है। इसीलिए बदलाव इतना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मनोविज्ञान का मामला नहीं है, ये शरीर विज्ञान का भी सत्य है। बार बार आने वाले नकारात्मक विचार और भावनाएं वो शरीर को एक खास रासायनिक अवस्था का आदी बना देती हैं। इसे हम शरीर की भावनात्मक लत कह सकते हैं। भावनात्मक लत सही शब्द है। हाँ, शरीर उस जानी पहचानी नकारात्मकता को ही सामान्य मानने लगता है। तो इस अंदरूनी प्रोग्रामिंग को, इस रासायनिक कैद को पहचानना, यही आजादी की तरफ पहला कदम है। जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारा शरीर कैसे अतीत की भावनाओं से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, तब तक हम उससे मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर सकते। तो ये जागरूकता, ये पहचान पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यानी हम अनजाने में ही अपनी पुरानी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, शरीर ही उन्हें मांगता रहता है। बिल्कुल। ये समझ हमें दूसरे दरवाजे की ओर ले जाती है, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्वांटम आईना। क्वांटम आईना? हाँ, ये थोड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्रोत क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत मशहूर प्रयोग का जिक्र करता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट? हाँ, सुना है इसके बारे में। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? पदार्थ के सबसे छोटे कण, इलेक्ट्रॉन, उनको एक स्क्रीन पर फायर किया जिसमें 2 बारीक छेद थे, 2 स्लिट्स। ठीक है। अब जब कोई देख नहीं रहा था, मतलब जब कोई मापने वाला उपकरण नहीं लगा था, तो इलेक्ट्रॉन बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। वो एक लहर की तरह फैल गए। लहर की तरह? कण होकर भी? हाँ, ऐसे मानो वे हर संभव रास्ते से गुजर रहे हों और दोनों छेदों से एक साथ निकल गए हों। कमाल है। लेकिन अब देखिए,
इसमें खास बात क्या है? जैसे ही वैज्ञानिकों ने ये देखने के लिए डिटेक्टर लगाया कि भाई इलेक्ट्रॉन किस छेद से गुजर रहा है, हाँ, उनका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वो लहर से कण बन गए, पार्टिकल, हाँ। और किसी एक ही छेद से एक निश्चित रास्ते पर चले। अरे मतलब देखने भर से बदल गया। हाँ, देखने भर से। इसका मतलब बहुत गहरा है। स्रोत कहता है कि हमारा ध्यान, हमारी चेतना वो सिर्फ देखती नहीं है, बल्कि वास्तविकता को प्रभावित करती है। जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो हमारे देखने मात्र से बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया कोई ठोस चीजों का संग्रह नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक अनंत सागर है, और हमारा ध्यान उन संभावनाओं में से किसी एक को हकीकत बना देता है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम निर्माता हैं। हाँ, और ये देखिए, ये पश्चिमी विज्ञान और प्राचीन भारतीय दर्शन के बीच एक अद्भुत पोल बनाता है। अच्छा, कैसे? स्रोत उपनिषदों के दृष्टि सृष्टिवाद का जिक्र करता है। ये प्राचीन भारतीय विचार है, जैसी आपकी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। वाव! ये आश्चर्यजनक रूप से क्वांटम भौतिकी की इसी खोज से मेल खाता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया वास्तव में स्थिर नहीं है, बल्कि ऊर्जा और अनगिनत संभावनाओं का एक मैदान है। और हमारी चेतना या हमारा ध्यान एक चुंबक की तरह काम करता है। वो संभावनाओं के इस सागर में से एक खास वास्तविकता को खींचकर हमारे अनुभव में ले आता है। तो मतलब जो हम देखते हैं वो हम बनाते भी हैं। काफी हद तक, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका सीधा मतलब है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, हमारी परिस्थितियां काफी हद तक हमारी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। आईना है। हाँ, आईना। अगर जिंदगी में कुछ गड़बड़ है तो बाहर उंगली उठाने से पहले शायद हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए अक्सर हमें पहले अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को बदलना पड़ता है। ये विचार तो सचमुच क्रांतिकारी है कि हमारा ध्यान दुनिया को आकार दे रहा है तो चलिए अब तीसरे दरवाजे की ओर चलते हैं। अंदर का डॉक्टर, ये प्लेसिबो प्रभाव के बारे में है। प्लेसिबो, हाँ, विश्वास की शक्ति। हाँ, जिसकी शक्ति शायद हम कम आंकते हैं। स्रोत में घुटने के दर्द के मरीजों पर हुए एक अध्ययन का जिक्र है। कुछ मरीजों की तो असली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हुई, ठीक है, लेकिन कुछ मरीजों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, बेहोश किया गया, उनके घुटने पर चीरा लगाया गया और फिर टांके लगा दिए गए बिना कोई असल प्रक्रिया किए। क्या मतलब नकली सर्जरी? हाँ, नकली सर्जरी। और उन्हें बताया गया कि उनकी सफल सर्जरी हो गई है। अच्छा, फिर क्या हुआ? नतीजे हैरान करने वाले थे। जिनकी नकली सर्जरी हुई थी उन्हें भी उतना ही दर्द से आराम मिला और उनकी चलने फिरने की क्षमता में उतना ही सुधार हुआ जितना असली सर्जरी वालों को। सच में? पर कैसे? कैसे? उनके दिमाग ने पूरी तरह यकीन कर लिया कि वे ठीक हो रहे हैं। इस विश्वास ने, इस यकीन ने शरीर को असली जैविक बदलाव करने का संकेत दिया। दिमाग ने खुद ही दर्द निवारक रसायन, एंडोर्फिन वगैरह बनाने शुरू कर दिए। ये है प्लेसिबो प्रभाव। एक झूठा विश्वास, एक विचार जो शरीर के लिए एक जैविक कमांड सिग्नल बन गया और सच साबित हुआ। वाह, मन की शक्ति। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो उतना ही शक्तिशाली और सच कहूं तो खतरनाक है, नोसीबो प्रभाव। नोसीबो मतलब प्लेसिबो का उल्टा? हाँ, बिल्कुल। स्रोत एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देता है जिसे डॉक्टर ने गलती से बता दिया कि उसे लाइलाज कैंसर है और वो केवल 6 महीने जिएगा। ओह, गलती से? हाँ, वो आदमी पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन डॉक्टर की बात पर उसे इतना गहरा यकीन हो गया और वो डर और निराशा में इतना डूब गया कि उसके शरीर ने नकारात्मक प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। तो फिर? और वो सचमुच 6 महीने के अंदर मर गया। ऑटोप्सी में पता चला कि उसे कैंसर था ही नहीं। अरे बाप रे, सिर्फ एक नकारात्मक विश्वास ने जान ले ली। हाँ, सिर्फ एक विचार ने, एक नकारात्मक यकीन ने। ये बात सीधे तौर पर भारतीय परंपराओं में संकल्प की शक्ति से जुड़ती है। संकल्प? हाँ, दृढ़ इरादा या विश्वास। प्लेसिबो प्रभाव एक तरह से अनजाने में लिए गए सकारात्मक संकल्प का वैज्ञानिक प्रमाण है और नोसीबो नकारात्मक संकल्प का। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विश्वास सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये एक जैविक शक्ति है। ये सबसे बड़ा डॉक्टर भी बन सकता है और सबसे घातक दुश्मन भी। सही बात है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या बीमारियां कम से कम कुछ हद तक शरीर में चलने वाले प्रोग्राम की तरह हैं, जिन्हें विश्वास की शक्ति से बदला जा सकता है? स्रोत का इशारा तो यही है
कि असली उपचारक हमारा मन है और शायद हर बीमारी का इलाज हमारे अंदर ही मौजूद है, बस उसे सक्रिय करने की जरूरत है। हालांकि पारंपरिक विज्ञान इसे अभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, पर ये स्रोत इसी दिशा में सोचने को जरूर प्रेरित करते हैं। संकल्प की शक्ति, ये वाकई गहरा विचार है। तो सवाल उठता है कि हम इस आंतरिक शक्ति का, इस चेतना का इस्तेमाल अपनी मनचाही वास्तविकता बनाने के लिए कैसे करें? हम उस क्वांटम संभावनाओं के सागर से कैसे संवाद करें? हाँ, ये अहम सवाल है। यहीं चौथा दरवाजा खुलता है, ब्रह्मांड की भाषा। स्रोत डॉक्टर डिस्पेंजा का एक फॉर्मूला बताता है, स्पष्ट इरादा प्लस ऊंची भावना। इरादा और भावना। बिल्कुल, स्पष्ट इरादा दिमाग का काम है। हमें बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। सिर्फ मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ शायद काफी नहीं है। ज्यादा स्पष्ट इरादा हो सकता है, मैं पूरी तरह ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ, दर्द से मुक्त होकर अपना जीवन जी रही हूँ। ये एक स्पष्ट लक्ष्य देता है। ठीक है। लेकिन यहाँ स्रोत कहता है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है ऊंची भावना, जो दिल का काम है। ऊंची भावना मतलब? कृतज्ञता। स्रोत के अनुसार हमारे विचार क्वांटम फील्ड में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं और हमारी भावनाएं एक मैग्नेटिक सिग्नल भेजती हैं। जब विचार और भावना एक सीध में होते हैं, यानी आप जो चाहते हैं वैसा ही महसूस भी करते हैं, तब आप एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजते हैं जो उस वास्तविकता को आपकी ओर खींचता है। अच्छा, दोनों का मिलना जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं अमीर हूँ लेकिन अंदर से कमी और चिंता महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को मिले जुले सिग्नल भेज रहे हैं। बिल्कुल, यहीं पर असली कुंजी है। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उस भविष्य को वर्तमान में महसूस करना है, जैसे वो पहले ही सच हो चुका हो। महसूस करना। हाँ, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि स्रोत के मुताबिक ब्रह्मांड हमेशा हमारी भावना पर यकीन करता है, विचार पर नहीं, भावना पर, क्योंकि भावना ही असली ऊर्जा है, असली संकेत है। अगर कोई अच्छी सेहत चाहता है लेकिन लगातार लाचारी और बीमारी की भावना महसूस करता है, तो उसकी भावना असल में मैं बीमार हूं का सिग्नल भेज रही है, और क्वांटम फील्ड उसी भावना के अनुरूप वास्तविकता प्रकट करेगा। ओह, तो भावना ज्यादा मायने रखती है? हाँ, इसीलिए स्रोत कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड को इतनी शक्तिशाली भावना मानता है। कृतज्ञता। हाँ, उन चीजों के लिए पहले से ही धन्यवाद महसूस करना जो आप चाहते हैं, भले ही वे अभी आपके पास न हो। ये आपके शरीर और दिमाग को संकेत देता है कि वे मिल चुकी हैं। अच्छा। यह आपकी ऊर्जा को उस मनचाही वास्तविकता की फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। इसे रेडियो स्टेशन की तरह समझें। अगर आपको 98.3 FM सुनना है, तो आपको अपने रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। इसी तरह अगर आप प्रेम, स्वास्थ्य या समृद्धि की वास्तविकता का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा, अपनी भावना को उस फ्रीक्वेंसी पर लाना होगा। सिर्फ सोचना नहीं, उसे जीना और महसूस करना होगा। यही ब्रह्मांड की भाषा है। अच्छा, तो इसकी परतें खोलते हैं। इरादा और भावना का ये मेल, दिमाग और दिल का तालमेल, यही असली चाबी लगता है। लेकिन ये करना आसान तो नहीं लगता। हम अपनी पुरानी नकारात्मक भावनाओं से, उन भावनात्मक लतों से पीछा कैसे छुड़ाएं जिनका शरीर आदी हो चुका है? हाँ, ये व्यवहारिक सवाल है। और हम भविष्य की उन ऊंची भावनाओं जैसे कृतज्ञता या खुशी को कैसे महसूस करें जब हमारी वर्तमान परिस्थिति शायद वैसी ना हो? बिल्कुल। यहीं पर पांचवा दरवाजा खुलता है, जंजीरों को तोड़ना, यानी ध्यान, मेडिटेशन का विज्ञान। ध्यान, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत ध्यान को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक चीज से ज्यादा दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने के एक वैज्ञानिक उपकरण की तरह देखता है। अच्छा। इसका मकसद विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनसे ऊपर उठना है, उनका मालिक बनना है। विचारों का मालिक बनना। हाँ, जब हम तनाव में होते हैं या रोजमर्रा की भागदौड़ में, तो हमारा दिमाग तेज रफ्तार वाली हाई बीटा ब्रेन वेव में काम करता है। हाँ, स्ट्रेस वाली वेव। बिल्कुल। ध्यान में जब हम शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपनी सांसों या शरीर पर लाते हैं, तो ब्रेन वेव धीमी होकर अल्फा अवस्था में आ जाती हैं। ये शांति और सुकून की स्थिति है। अल्फा। हाँ, रिलैक्सेशन। और जब ध्यान और गहरा होता है, जब हम अपनी पहचान, मैं कौन हूँ, अपने शरीर की सीमाओं
और यहाँ तक कि समय की धारणा को भी भूलने लगते हैं, तब हम थीटा ब्रेन वेव अवस्था में पहुंच सकते हैं। थीटा। हाँ, थीटा। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे हमारे अवचेतन मन का दरवाजा है, वो जगह जहाँ पुरानी प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है और नई डाली जा सकती है। अच्छा, तो थीटा स्टेट में अवचेतन तक पहुंच सकते हैं। हाँ, स्रोत डॉक्टर डिस्पेंजा की ध्यान यात्रा का वर्णन करता है। समबडी से नोबडी, फिर नोवेयर और नो टाइम की स्थिति में जाना। पहचान को भूल जाना। हाँ, यानी अपनी पुरानी सीमित पहचान को भूलकर ही एक नई असीमित संभावना बन सकते हैं। स्रोत में एक छोटा सा प्रयोग भी बताया गया है जिससे ध्यान की शक्ति का अंदाजा लगता है। क्या प्रयोग है? आंखें बंद करके सिर्फ अपने दाहिने हाथ पर ध्यान केंद्रित करें, फिर बाएं हाथ पर, फिर होठों पर। कुछ देर ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि जिस अंग पर आप ध्यान दे रहे हैं उसकी अनुभूति बदल जाती है। वो ज्यादा सजीव या भारी महसूस होने लगता है। अच्छा, ये तो करके देखना पड़ेगा। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा ध्यान कैसे शरीर की ऊर्जा और अनुभूति को सीधे प्रभावित कर सकता है। हाँ, ध्यान वो व्यवहारिक तरीका है जिससे हम उन अवचेतन जंजीरों को तोड़ सकते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। हाँ, ये हमें हाई बीटा तनाव से निकालकर अल्फा और फिर थीटा अवचेतन तक पहुंच अवस्थाओं में ले जाने का अभ्यास है। और थीटा अवस्था में ही हम अतीत के भावनात्मक बोझ से मुक्त हो सकते हैं और भविष्य की उन ऊंची भावनाओं जैसे कृतज्ञता, प्रेम, आनंद को पैदा करने का अभ्यास कर सकते हैं जो ब्रह्मांड की भाषा बोलने के लिए जरूरी हैं। अच्छा, ये विचारों का गुलाम बनने के बजाय उनका स्वामी बनने की प्रक्रिया है जिससे हम जानबूझकर अपने मन और शरीर को बदल सकें। ये ध्यान को सिर्फ शांति पाने का तरीका नहीं बनाता, बल्कि एक सक्रिय परिवर्तनकारी अभ्यास बनाता है। बिल्कुल। अब हम छठे दरवाजे पर आते हैं जो हमारी किस्मत की धारणा पर ही सवाल उठाता है, किस्मत का ब्लूप्रिंट यानी एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स, हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प क्षेत्र है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि हमारे जीन्स ही हमारी किस्मत हैं। अगर परिवार में डायबिटीज या दिल की बीमारी है तो हमें भी होने का खतरा ज्यादा है, मानो ये पत्थर की लकीर हो। हाँ, यही धारणा आम है। लेकिन स्रोत एपिजेनेटिक्स यानी जीन्स के ऊपर का नियंत्रण के विज्ञान का हवाला देता है। मशहूर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के काम का जिक्र करते हुए स्रोत बताता है कि जीन्स पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक ब्लूप्रिंट की तरह है। ब्लूप्रिंट? हाँ, ऑल इस ब्लूप्रिंट की कौन से हिस्से पढ़े जाएंगे और कौन से नहीं, ये काफी हद तक हमारे वातावरण, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी धारणाओं पर निर्भर करता है। मतलब हम जीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं, पर प्रभावित कर सकते हैं। हमारी भावनाएं और विश्वास शरीर में ऐसे रासायनिक संकेत भेजते हैं जो सचमुच कुछ जीन्स को ऑन यानी सक्रिय और कुछ को ऑफ यानी निष्क्रिय कर सकते हैं। अच्छा, जीन्स को ऑन या ऑफ? हाँ, सोचिए, लगातार तनाव, डर या गुस्सा शायद बीमारी से जुड़े जीन्स को सक्रिय कर सकता है, जबकि प्रेम, खुशी और कृतज्ञता जैसी भावनाएं शायद स्वास्थ्य और मरम्मत से जुड़े जीन्स को सक्रिय कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना? स्रोत जुड़वा बच्चों का एक बहुत सशक्त उदाहरण देता है। 2 बच्चे जिनके जीन्स 100% समान थे, आइडेंटिकल ट्विन्स। हाँ, एक बच्चा प्यार भरे सहायक माहौल में पला और स्वस्थ व सफल बना। दूसरा बच्चा तनाव, उपेक्षा और नफरत के माहौल में पला और बीमार और बाद में अपराधी बन गया। जीन्स वही थे? जीन्स बिल्कुल वही थे, लेकिन माहौल और उससे पैदा हुई उनकी अंदरूनी भावनात्मक स्थिति ने उनके जेनेटिक एक्सप्रेशन, मतलब जीन्स की अभिव्यक्ति को और उनकी किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। यस, ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है। ये दिखाता है कि जब हम अपनी भावनाओं को बदलते हैं, मिसाल के तौर पर ध्यान के माध्यम से, हाँ, तो हम सचमुच अपनी जेनेटिक अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। हम अपने जीन्स के कैदी नहीं हैं, बल्कि हम उनके निर्देशक बन सकते हैं। वाओ! अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये प्लेसिबो और नोसिवो प्रभाव को सीधे जेनेटिक स्तर से जोड़ता है। अच्छा, जब हम पूरे विश्वास से मानते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, प्लेसिबो, तो हम शायद अनजाने में उन जीन्स को सक्रिय कर रहे हैं जो उपचार को बढ़ावा देते हैं। और जब हम डर और निराशा में जीते हैं, नोसिबो, तो हम शायद उन जीन्स को सक्रिय कर रहे हैं जो बीमारी को बढ़ाते हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है।
हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये बताता है कि विरासत में मिली बीमारियां या प्रवृत्तियां एक अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि सिर्फ संभावनाएं हैं। संभावनाएं। हाँ, और हमारी चेतना, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास इन संभावनाओं को हकीकत बनने या न बनने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये हमें अपनी सेहत और अपने जीवन पर एक अभूतपूर्व स्तर के नियंत्रण की संभावना देता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जेनेटिक भाग्य को भी कितना प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हम आते हैं 7वें और आखिरी दरवाजे पर, जिसका स्रोत में सिर्फ बहुत संक्षिप्त उल्लेख है। जीवन की नदी यानी ऊर्जा केंद्रों को खोलना। ऊर्जा केंद्र, चक्र। हाँ, वही। स्रोत बहुत संक्षेप में भारतीय योग परंपरा के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों का उल्लेख करता है। बस इतना बताया गया है कि ये केंद्र शरीर में प्रमुख नसों के जाल यानी नर्व प्लेक्सस और महत्वपूर्ण ग्रंथियों के पास स्थित हैं। स्रोत यहीं पर समाप्त हो जाता है, इसलिए इस पर ज्यादा विवरण नहीं दिया गया है। हाँ, ये संक्षिप्त उल्लेख विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच एक और संभावित सेतु की ओर इशारा करता है। यह शरीर के एक सूक्ष्म ऊर्जावान आयाम की बात करता है, जिसे शायद हम प्रभावित कर सकते हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये शायद पहले चर्चा की गई भावनात्मक ऊर्जा के प्रवाह और क्वांटम फील्ड के साथ हमारे संबंध से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, पारंपरिक रूप से चक्रों को हमारी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सेहत से जोड़ा जाता है। तो ये विचार कि हम ध्यान और इरादे से इन ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित कर सकते हैं, ये चेतना और शरीर के बीच एक और गहरे संबंध की ओर संकेत करता है, जिसकी खोज शायद भविष्य में और ज्यादा होगी। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा और स्रोत सामग्री से जो मुख्य संदेश उभरता है वो ये है कि हम अपनी वास्तविकता के क्या कहते हैं, असहाय दर्शक नहीं है, बल्कि हम सक्रिय निर्माता हैं। हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी जागरूकता में इतनी शक्ति है कि हम अपने मन, शरीर और जीवन को बदल सकते हैं। ये एक बहुत सशक्त संदेश है। हाँ, हमने देखा कि कैसे अतीत की भावनात्मक कैद हमें बांध सकती है, लेकिन हम उसे पहचान कर तोड़ सकते हैं। हमने विश्वास की अविश्वसनीय शक्ति, प्लेसीबो और नोसीबो को समझा। हमने ब्रह्मांड की भाषा सीखी, स्पष्ट इरादा और ऊंची भावना का मेल। हमने ध्यान को दिमाग को रीप्रोग्राम करने के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा, और हमने जाना कि हम एपिजेनेटिक्स के जरिए अपने जेनेटिक भाग्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। सही। और ये सब डॉक्टर जो डिस्पेंजा की उस अविश्वसनीय कहानी से जुड़ता है, जिसने दिखाया कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि जीती जागती हकीकत हो सकती है। ये स्रोत निश्चित रूप से बहुत प्रेरक और विचारोत्तेजक सामग्री प्रस्तुत करता है, जो हमें हमारी मानी हुई सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है। हाँ। ये विज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव और कहीं कहीं प्राचीन ज्ञान का एक दिलचस्प मिश्रण पेश करता है। अब यहाँ अंत में सोचने के लिए एक बात है। क्या? अगर इस सचेत निर्माण की क्षमता का, अपनी वास्तविकता को बदलने की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी सच है, तो आज हम अपने विचारों या भावनाओं में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम इन सीमाओं को परखना शुरू कर सकें। अतीत की कैद का वो कौन सा पहलू है, कोई खास भावना, कोई डर, कोई आदत, जिसे बदलने के लिए हम आज सबसे ज्यादा तैयार महसूस करते हैं? ये एक गहरा सवाल है। हाँ, जिस पर मनन किया जा सकता है।